और इस वीडियो में अपन बात करेंगे एम्बेडेड डेरिवेटिव के क्वेश्चन की, जो हमारा इंडेक्स 109 से रिलेट करता है। क्या है एम्बेडेड डेरिवेटिव? चलो एक बार सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे। डेरिवेटिव का अपन ने एक ऑलरेडी वीडियो है, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस का भी मेरे ख्याल से 3 वीडियोज़ हैं उसके फिलहाल। ठीक है, तो डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव में अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ, डेरिवेटिव एक ऐसी चीज़ जो किसी एक अंडरलाइंग असेट से रिलेट करती है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तब हम किसी अंडरलाइंग असेट से रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली 2 पार्टीज के बीच में होता है। ठीक है, और जो डेरिवेटिव की वैल्यू होती है वो उस अंडरलाइंग असेट की या जो अंडरलाइंग कंडीशन है जिस पे वो डेरिवेटिव करा गया उस पर डिपेंड करती है। डेरिवेटिव की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये अपनी हुई डेरिवेटिव की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बोलूँ तो जब अपन अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए डेरिवेटिव करते हैं तो उसकी इनिशियल अकाउंटिंग जो होती है वो नॉर्मली निल रहती है, क्योंकि डेरिवेटिव में हम कोई इनिशियली पैसा नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम कुछ प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हैं तो हम उसको एज अ पेमेंट असेट दिखा सकते हैं, जैसे डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट टू बैंक, कि भाई हमने डेरिवेटिव में एंटर हमने करा। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव जब हम मेज़र करते हैं तो फेयर वैल्यू मेज़र करते हैं। तो जब भी कोई रिपोर्टिंग डेट आती है, कोई रीमेजरमेंट डेट आती है, फेयर वैल्यू चेंज आती है, तो अपन उसके फेयर वैल्यू जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ डालते हैं? P&L में डालते हैं। ठीक है, चलो अपन एम्बेडेड डेरिवेटिव पढ़ते हैं। एम्बेडेड डेरिवेटिव इट इज़ अ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट। हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है? दो। हाइब्रिड का मतलब होता है दो, ट्वाइस। इंक्लूड्स नॉन डेरिवेटिव कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं होस्ट। होस्ट का क्या मतलब होता है? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेन कंपोनेंट, मेन कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा एम्बेडेड डेरिवेटिव पोर्शन, यानी एक होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एक मेन कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर डेरिवेटिव का फ्लेवर मिला हुआ है, डेरिवेटिव एम्बेडेड है, डेरिवेटिव का एसेंस है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एम्बेडेड इसलिए बोलते हैं, एम्बेडेड मतलब मिला हुआ, मिक्सचर। वी नीड टू सेपरेट द होस्ट एंड डेरिवेटिव पोर्शन। अपने को क्या करना होता है अकाउंटिंग करते वक्त? अपने को होस्ट कंपोनेंट को अलग करना होता है, डेरिवेटिव कंपोनेंट को अलग करना होता है। लेकिन कब करना होता है? व्हेन वी नीड टू सेपरेट। कब करना होता है? व्हेन द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड द एम्बेडेड डेरिवेटिव आर नॉट क्लोजली रिलेटेड। ये वर्ड पे आप ध्यान देना, जब नॉट क्लोजली रिलेटेड हो। नॉट ऐसे भी समझ सकते हैं लेमन लैंग्वेज में, नॉट क्लोजली मतलब दोनों पास पास नहीं है, दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है, दोनों दूर हैं तो दोनों को सेपरेट कर दो। ठीक है, हाँ, तो नॉट क्लोजली रिलेटेड। अब क्लोजली रिलेटेड का मीनिंग क्या होता है? अपने को इतना समझ में आ गया कि अपने को सेपरेट करना है अपने को जब नॉट क्लोजली रिलेटेड हो। सेपरेट कब करना है? जब नॉट क्लोजली रिलेटेड हो। लेकिन क्लोजली रिलेटेड का क्या मतलब होता है? क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ क्लोज रिलेटेड इज दैट इट इज़ नॉर्मली डन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इन इंडिया ट्रांजेक्ट इन रुपीज़ दैट इज क्लोजली रिलेटेड, नॉर्मल। बट इफ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 इंडियन एंटिटीज इज इन डॉलर देन इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड, बिकॉज नॉर्मली इंडियन एंटिटीज डू नॉट ट्रांजेक्ट इन डॉलर। क्या मतलब हुआ इसका? ये एग्जाम्पल मैंने लिया आपके लिए कि इसका ये मतलब हुआ, ये हमारे क्वेश्चन में भी काम आएगा ये एग्जाम्पल। इसका ये मतलब हुआ कि नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं इंडिया का हूँ, आप भी इंडिया के हो, तो हम नॉर्मल केस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या करेंगे? हम रुपीज़ में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन मान लो हम दोनों ने ये सोचा कि हम डॉलर में ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या क्लोज रिलेटेड है? नहीं, क्लोज रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं क्लोज रिलेटेड? ये नॉर्मल नहीं है इंडियन मार्केट में। इंडियन जो हमारी इकोनॉमी है उसमें नॉर्मल नहीं है कि दो लोग इंडिया वाले ही डॉलर में कर रहे हैं, नॉर्मली सब रुपीज़ में करते हैं, तो इट इज़ नॉट क्लोज रिलेटेड। There can be entity specific method also or specific criteria also to determine whether two components are closely related or not. Entity अपना एक खुद का benchmark सेट कर सकती है, खुद का क्राइटेरिया सेट कर सकती है, ये देखने के लिए कि क्या ये दो चीज़ें क्लोज रिलेटेड हैं या नहीं। तो अगर दो चीज़ें क्लोज रिलेटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन सिर्फ क्या करेंगे, जो हमारा मेन कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों क्लोज रिलेटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे? होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एम्बेडेड डेरिवेटिव को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, चलो। When separation of host contract and derivative portion is done, क्या होता है? फॉर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, नॉर्मल अकाउंटिंग अपन करेंगे होस्ट या मेन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर उसका कोई इंडेस है तो उस इंडेस के प्रोविजंस उस पर लग जाएंगे। ठीक है, और जो एम्बेडेड डेरिवेटिव होता है उस पर अपन डेरिवेटिव अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, चलो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंटिटी PQR बोरोज ₹100 crore फ्रॉम CFDH बैंक ऑन 1 April 2001. इंटरेस्ट इज पेबल एट 12% पर एनम एंड देर इज़ अ बुलेट रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द टर्म। यानी 12% की रेट्स एंटिटी PQR ने बोरो करा 100 करोड़ और 12% की रेट है उस पर, और बुलेट रीपेमेंट यानी एक बार में रीपेमेंट होगा, कब होगा? एट द एंड ऑफ द टर्म। ठीक है, चलो। टर्म ऑफ लोन इज 6 years. द लोन इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू प्रीपे। ये क्या है ऑप्शन टू प्रीपे? क्या है? ये डेरिवेटिव कंपोनेंट है, डेरिवेटिव कंपोनेंट। ठीक है, द लोन इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू प्रीपे द लोन एट 1 April of each year
विथ अ प्रीपेमेंट पेनल्टी ऑफ 3%, यानी जब भी अगर प्रीपेमेंट होगा तो कितने परसेंट से होगा, 100 प्लस 3% इक्वल टू 103। इसका प्रीपेमेंट पेनल्टी का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आप हमें प्रीपे कर रहे हो तो हमें हमें नुकसान हो रहा है आपकी वजह से। हमने क्या सोचा था कि आप बुलेट रीपेमेंट करोगे एट द एंड ऑफ द टर्म, लेकिन अगर आप कंडीशंस को अपना प्री पेमेंट आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना प्री पेमेंट ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, तो अपना प्री पेमेंट ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या लगेगी यहाँ पे, प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी। कितने की, 3% की, 3% की प्री पेमेंट पेनल्टी लगेगी। एक सेकेंड, ठीक है, इसमें अपनी 3% पेनल्टी लगेगी, प्री पेमेंट पेनल्टी। तो जब भी अगर कोई अमाउंट प्रीपे करना चाहेगा, कि जैसे भाई एनटीटी पीक्यूआर ने बोला कि मैं आपको, जैसे 6 ईयर्स की टर्म है, 6 ईयर्स की टर्म है और एनटीटी पीक्यूआर ने बोला कि मैं आपको 4th ईयर में ही प्रीपे करना चाहता हूँ, तो 4th ईयर में तू कर प्रीपे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कितना प्रीपे कर, 100 प्लस 3%, 103 का अमाउंट तू प्रीपे कर, यानी जब भी प्रीपेमेंट होगा 103 के अमाउंट पे होगा। ठीक है, चलो। देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट विदाउट द प्रीपेमेंट ऑप्शन, द इंटरेस्ट रेट कोटेड बाय बैंक इज 11%। ठीक है, यानी ये हमारी एक तरह से क्या हो गई, मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गई, हमारी मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गई, क्योंकि प्रीपेमेंट ऑप्शन नो इंटरेस्ट इफ विदाउट द प्रीपेमेंट ऑप्शन, यानी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या है, 11% की प्रीपेमेंट रेट है। अब अपने को क्या करना है इसमें, ये देखना है कि क्या ये अब इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बता रखी है। अब एक बार आप ये वाली कंडीशन पढ़ो, देखो यहाँ से पढ़ो, अगर अपना क्वेश्चन आएगा जब ICA में आएगा अगर ये क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन में लिखी हुई होगी सब चीज़ें। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, if the management determines that the difference of more than 2% will indicate that the option exercise price is not approximately equal to the amortized cost of host debt contract। चलो ये अपन बात की बात करते हैं, बाद में पढ़ते हैं इसको, नहीं तो अभी समझ नहीं आएगा। चलो, आप तो इसको ऐसा समझो कि अपने को इसमें ये चेक करना है कि क्या इसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव और जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग करना है या नहीं करना है। ठीक है, वो अलग करना है या नहीं करना है। चलो अपन एक बार नॉर्मल अकाउंटिंग का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं आएगा तो अपन देखते हैं फिर। ये आ गए अपन सॉल्यूशन पे। चलो, फर्स्टली वी विल आइडेंटिफाई द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा लोन कॉम्पोनेंट है, हमारा लोन कॉम्पोनेंट, जो हमारा लोन कॉम्पोनेंट है उसमें होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अपन इंड AS 109 के हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं, जो इंड AS वहीं पढ़ रहे हैं। और ऑप्शन टू प्रीपे क्या है, वो अपना डेरिवेटिव है, यानी एम्बेडेड डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव। ठीक है, ये अपने दो कॉम्पोनेंट हो गए। नॉर्मल अकाउंटिंग ऑफ होस्ट एंड डेट कॉम्पोनेंट एज पर 109। अब अपन क्या करेंगे इसमें, अब अपन इसमें देखेंगे कि जो प्री पेमेंट का ऑप्शन है, जो प्री पेमेंट का ऑप्शन है क्या वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है क्या, किसके, हमारा जो हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट है। क्यों देख रहे हैं अपन ये चीज़, अपन क्यों देख रहे हैं, अपन ये क्यों देख रहे हैं, देखो इसमें एंटिटी का क्राइटेरिया क्या है, एंटिटी को चेक करना है कि क्या मैं होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करूं या ना करूं, सेपरेट करूं या ना करूं, ये चेक करना है एंटिटी को। उसके लिए एंटिटी ने एक क्राइटेरिया बनाया। क्या क्राइटेरिया बनाया, कि अगर जो लोन का कैरिंग अमाउंट चल रहा है, जो लोन का कैरिंग अमाउंट चल रहा है, कैरिंग अमाउंट एज पर किसके हिसाब से चलता है लोन का कैरिंग अमाउंट इंड AS 109 में, एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल, एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल उसमें। और प्रीपेमेंट ऑप्शन में कितना फ़र्क है, कितनी परसेंटेज का फ़र्क है, यानी इन दोनों में कितनी परसेंटेज का फ़र्क है। अगर ये जो फ़र्क है ये मोर देन 2% है, अगर ये फ़र्क मोर देन 2% है, क्योंकि ये 2% वाली क्वेश्चन अपने को कंडीशन क्वेश्चन में नहीं बताई, लेकिन एग्जाम में अगर एक प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखी हुई होगी। इसमें तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में ये अज्यूम कर लिया कि भाई मैनेजमेंट का ये क्राइटेरिया, तो अपन समझने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए, मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूँ, इसलिए आपको समझाने के लिए कि सॉल्यूशन आपको समझ में आए, और एग्जाम में तो कंडीशन दी हुई होगी कि भाई ये क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब इसमें मैनेजमेंट ने क्या क्राइटेरिया बनाया कि अगर इन दो अमाउंट्स के बीच में मोर देन 2% का कहीं पर भी डिफरेंस आ जाता है तो अपन उसको क्या मानेंगे, नॉट क्लोजली रिलेटेड। और अगर नॉट क्लोजली रिलेटेड है तो क्या होगा, आप बताओ, अब सेपरेट होगा, सेपरेशन होगा। बस यही अपने को चेक करना है, अपने को यही देखना है कि कैरिंग अमाउंट एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल और प्रीपेमेंट ऑप्शन में कहीं पर 2% से ज़्यादा का डिफरेंस है क्या। अगर है तो वो नॉट क्लोज रिलेटेड हो जाएगा और अपने को सेपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, इसलिए अपन अब क्या कर रहे हैं, अब आपको ये समझ में आएगी बात कि अपन अब क्या कर रहे हैं, इसमें नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे हैं। नॉर्मल अकाउंटिंग करेंगे अपन इंड AS 109 के हिसाब से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को कैरिंग अमाउंट चाहिए, अपने को कैरिंग अमाउंट चाहिए एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल,
टेबल, ठीक है। इसके लिए अपने को ये दोनों, ये देखो, ये दोनों कंपेयर करना है, मैंने आपको बताया नीचे, अपने को ये दोनों कंपेयर करने। तो इसकी तो वैल्यू है अपने पास, इसकी क्या वैल्यू है 100 + 3% की पेनल्टी। मैंने क्वेश्चन बड़ा 103 का है, प्रीपेमेंट अमाउंट तो हमेशा ही 103 का है। अपने को ये चाहिए कैरिंग अमाउंट एज पर अमोर्टाइजेशन टेबल। चलो अब अपना क्या है लोन, अपन देखते हैं अब क्वेश्चन में क्या है। अपना लोन है 100 करोड़ का और इंटरेस्ट पेबल है 12% हर साल, ठीक है। चलो अपन फिर से नॉर्मल 109 में क्या करते हैं, अपन दो टेबलें बनाते हैं, एक में अपन पीवी निकालते हैं, एक में अपन अमोर्टाइज करते हैं। ये देखो, ये ईयर की 6 साल की लाइफ है, 1 2 3 4 5 6, और ये प्रिंसिपल पेमेंट वाला 6 ईयर मैंने इसमें अलग से दे दिया। आप इसमें एग्जाम में 1 1 2 भी ले सकते हो लास्ट ईयर में, ठीक है। ले लिया। 11% क्या है हमारी मार्केट इंटरेस्ट रेट है। हमने पीवी कर लिया, हमारा क्या ही फेयर वैल्यू निकल के, ये हमारी फेयर वैल्यू पीवी सॉरी, ठीक है। पीवी कितनी है 104.22, ठीक है। अब एग्जाम में क्या आपको यहाँ पे अमाउंट्स लिखने हैं कि एक एक के, अगर आपके पास टाइम हो तो आप लिख लेना। अगर आपके पास मान लो लास्ट का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, टाइम की शॉर्टेज है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टोटल कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड है ना, आई एम सॉरी। चलो अब अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं अपन अमोर्टाइजेशन टेबल 109 में, यहाँ पे अपन ने ओपनिंग में लिख दिया फेयर वैल्यू। इंटरेस्ट चार्ज अपन किस पे करते हैं, MIR पे करते हैं। एक बार फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, 104.22 का 11%, ठीक है। 11.4 से आ गया। पेमेंट कितना हो रहा है हर साल इंटरेस्ट का, 12 से जा रहा है इंटरेस्ट। ये देखो, ये नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल है अपनी 109 वाली, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें खास। ये आ गया अपना क्लोजिंग। अब क्या है इसमें, अब देखो इसमें अपन ऊपर आते हैं, क्या इसमें कंडीशन क्या है, देखो। द लोन इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू प्रीपे एट 1 अप्रैल ईच ईयर। 1 अप्रैल ईच ईयर यानी ईच ईयर एंड पे, ईच ईयर एंड पे 1 अप्रैल का क्या मतलब हो गया, एक तरह से 31 मार्च ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो यानी जब हमारी 31 मार्च पे ये वैल्यूज़ निकल करके आ रही होंगी, तब हर बार उसके पास एक ऑप्शन होगा कि आप प्रीपे कर दो। कितना प्रीपे कर दो, 100 + 3%। मैं आपको इसलिए बार बार 3% करके प्रेजेंट करूँ, मैं डायरेक्ट 103 भी बोल सकता हूँ, लेकिन 100 + 3%, जिससे आपको समझ में आए कि अपन 103 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे यानी हर बार जब भी यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, हर बार ऑप्शन है प्रीपे करने का कि भाई तुम करना चाहते हो क्या 31 मार्च आई हुई है, करना चाहते हो क्या 31 मार्च आई हुई है। चलो ठीक है। अब ये अपन ने नॉर्मली एज पर 109 निकाला, इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये वाला ओपनिंग आ गया, इंटरेस्ट 11% से पेमेंट, और ये लास्ट में पूरा का पूरा 112 माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और ये क्या अपन बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, कभी कभी क्या डेसिमल की वजह से रुपीज़ के कारण थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, तो बैलेंसिंग फिगर इसको आप ले लेना और यहाँ पे लिख देना अप्रॉक्स। चलो, नाउ प्री पेमेंट ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज ईच ईयर ऑन 1 अप्रैल, ये क्वेश्चन में दे रखा है। दस वी हैव टू चेक वेदर इट इज़ क्लोजली रिलेटेड और नॉट क्लोजली रिलेटेड, डिपेंड्स ऑन द एंटिटी क्राइटेरिया। क्या है एंटिटी का क्राइटेरिया, 2% का चेंज। चलो ठीक है। एंड इन करेंट केस एंटिटी मेड अ क्राइटेरिया दैट इट इज़ नॉट क्लोजली रिलेटेड इफ क्लोजिंग वैल्यू एट ईच ईयर। क्लोजिंग वैल्यू एट ईच ईयर मतलब ये वाली क्लोजिंग वैल्यूज़ ही तो है, यानी क्लोजिंग वैल्यूज़ ऑफ ईच ईयर एंड द प्री पेमेंट ऑप्शन वैल्यू यानी 103 हैज़ अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 2%, दस वी हैव टू चेक द डिफरेंस परसेंटेज। चलो डिफरेंस परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये हमारी सारी ईयर की क्लोजिंग वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, ठीक है। प्री पेमेंट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था हमेशा सेम रहेगा, 103 का ही है प्री पेमेंट का ऑप्शन। कैसे, 100 + 3% की पेनल्टी, प्री पेमेंट पेनल्टी, ठीक है। अब अपन क्या निकाल रहे हैं, ये क्या है इनकी इसके डिफरेंस परसेंटेज है कि डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में। और अगर ये डिफरेंस कहीं पर मोर देन 2% चले जाता है तो ये क्या है, नॉट क्लोजली रिलेटेड, नॉट क्लोजली रिलेटेड। और जहाँ ये नॉट क्लोजली रिलेटेड होगा वहाँ क्या हो गया, सेपरेशन रिक्वायर्ड होगा। किसके बीच में सेपरेशन, डेरिवेटिव एंड होस्ट कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। चलो अब ये क्या करना है अपने को, डिफरेंस निकालने के लिए A - B, ये क्लोजिंग वैल्यू माइनस प्री पेमेंट वैल्यू डिवाइड बाय A। अब ये डिवाइड बाय A क्यों हुआ, डिवाइड बाय B क्यों नहीं हुआ भाई, अपन हमारी जो क्लोजिंग वैल्यू आई उसको ही तो बेस लेकर के परसेंटेज निकालेंगे। हमारी क्लोजिंग वैल्यू एज पर इंड AS 109, एज पर इंड AS 109, यानी ये हमारी क्लोजिंग वैल्यू कौन सी, अमोर्टाइजेशन टेबल, हमारी खुद की कैरिंग अमाउंट, हमारे इंडेस के बेसिस पे वाली कैरिंग अमाउंट। तो जो प्रीपेमेंट अमाउंट के साथ जो हम वो निकाल रहे हैं, परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं, कितना परसेंटेज का डिफरेंस है, वो हम किसको बेस लेके निकालेंगे, हमारी क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू को बेस लेके निकालेंगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय A करेंगे। ये डाउट आता है कि यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, प्री पेमेंट वैल्यू से होगा या क्लोजिंग वैल्यू से होगा। हम किसको बेस लेंगे, हम हमारी कैरिंग वैल्यू को बेस लेंगे ना, प्री डिफरेंस अमाउंट निकालते वक्त कि किस पे डिफरेंस निकाल रहे हैं हम डिफरेंस निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन आवर क्लोजिंग अमाउंट, कितना चेंज है प्री पेमेंट अमाउंट में। चलो ठीक है, A - B, चलो अपन एक बार कर भी लेते हैं। 103.68 माइनस 103 डिवाइड बाय 103.68 परसेंटेज, 0.66% आ गया। इसी तरह से हम ये करते रहेंगे तो हमारी एक
परसेंट डिफरेंस चेंज आते रहेंगे। और यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये मोर देन 2% चला गया। मोर देन 2% का ये मतलब नहीं है कि बस प्लस में ही जाना चाहिए। मोर देन 2% यानी भाई प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, कहीं कहीं एक्सीड हो रहा है क्या 2% से, बस अपने को डिफरेंशियल देखना है 2% से एक्सीड हो रहा है क्या। अब वो नेगेटिव एक्सीड हो या पॉजिटिव एक्सीड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बस इसमें क्या क्राइटेरिया है कि डिफरेंस दोनों का 2% से ज़्यादा है क्या, डिफरेंस दोनों का जो क्या है, किसका, किन दोनों का, क्लोजिंग वैल्यू का और प्रीपेमेंट ऑप्शन का 2% से ज़्यादा है क्या। हाँ यहाँ पे देखो 2.08 हो गया, हाँ यहाँ पे कितना हो गया 2.08 हो गया। चलो अपन कंक्लूजन लिख देते हैं। Here in the current case, since difference exceeds the entire criteria, that is 2%, thus we conclude that they are not closely related and separation is to be made in the debt host contract जो कि हमारा 109 and the derivative contract। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ पे क्या था, एम्बेडेड डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन था जिसमें हमारा जो मेन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट, इंड AS 109 वाला लोन इंस्ट्रूमेंट, उसमें एक एम्बेडेड डेरिवेटिव, एम्बेडेड ऑप्शन मिला हुआ था। कौन सा ऑप्शन मिला हुआ था उसमें, डेरिवेटिव अपन बहुत डिटेल में AFM में पढ़ते हैं, उसमें एक ऑप्शन क्या मिला हुआ था, प्री पेमेंट का ऑप्शन। प्री पेमेंट कितने पे अपन कर सकते हैं, विद प्री पेमेंट पेनल्टी ऑफ 3% यानी 103 पे। तो अपन को क्या चेक करना है कि क्या ये दोनों क्लोज रिलेटेड है या नहीं। क्यों चेक करना है, अगर क्लोज रिलेटेड है तो सिर्फ एक ही अकाउंटिंग होगी किसकी, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की, लोन की। अगर क्लोज रिलेटेड नहीं है तो दो अकाउंटिंग होगी, कौन सी, इसमें अपने को सिर्फ इतना पूछा था कि सेपरेशन करना है कि नहीं, तो अपने को ये चेक करना था कि क्लोज रिलेटेड है या नहीं। तो अगर मोर देन 2% का डिफरेंस आ जाए तो ये नॉट क्लोज रिलेटेड है। ये कंडीशन अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी, ये कंडीशन अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर ना गिवन हो तो आप 2% का ही लेना, क्योंकि अपने मॉड्यूल में क्या ले रखा है, मैनेजमेंट का एस्टिमेट 2% ले रखा है। ठीक है, तो आप 2% लेना अगर ना हो, लेकिन मैक्सिमम केस में, हर केस में ये परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगी ही होगी, कंसिस्टेंसी के लिए, जिससे हर स्टूडेंट का आंसर सेम आए। तो ये मॉड्यूल की क्वेश्चन में दी हुई होगी कंडीशन, इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है, देखो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है। यहाँ पर तो देखो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा अपने को 2% का। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर लिखा, इन्होंने यहाँ पे लिखा, देखो डायरेक्टली, इफ द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी PQR में फॉर्मुलेट एन अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी टू डिटरमाइन वेदर कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल इफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस द डिफरेंस ऑफ मोर देन 2%। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली सोल्यूशन में एक एस्टिमेशन लिया कि भाई मोर देन 2% का डिफरेंस, लेकिन हमें ये 2% का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, जिससे हर स्टूडेंट सेम सोल्यूशन करे, जिससे हर स्टूडेंट सेम क्राइटेरिया पे क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है, चलो तो ये हो गई अपनी बात। तो अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन ने नॉर्मल अकाउंटिंग करी, नॉर्मल अकाउंटिंग करी अपन ने किसकी, नॉर्मल अकाउंटिंग करी अपन ने किसकी, 109 के हिसाब से, 109 के हिसाब से किसकी, डेट इंस्ट्रूमेंट की। उसमें अपन ने क्या करा, फेयर वैल्यू निकाली PV करके, कैश फ्लोज को यानी इंटरेस्ट को, प्री, इसमें वो तो है नहीं रिडेम्पशन ऑप्शन। ठीक है, तो प्री पेमेंट अपन ने कैश फ्लोज को प्री पेमेंट करा। ठीक है, और उसके सॉरी रिडेम्पशन ऑप्शन है इसमें, बुलेट रीपेमेंट हो रहा है ना, बुलेट रीपेमेंट हो रहा है यानी 100 लास्ट ईयर के एंड में पे होगा। जब तो अपन ने यहाँ पे 100 और 12 दोनों लिया, जब तो अपन ने यहाँ पे 100 और 12 दोनों लिया ये रिडेम्पशन वैल्यू पे। तो अपन ने क्या करा, नॉर्मल सबसे पहले अपन ने कैश फ्लोज निकाले, उनको PV करा, ये हमारे पास फेयर वैल्यू आ गई। अपन नॉर्मल अमोर्टाइजेशन टेबल अपन ने बनाई, सारे कैरिंग अमाउंट निकाले। क्यों निकाले कैरिंग अमाउंट, जिससे अपन प्रीपेमेंट ऑप्शन से इसको कंपेयर कर सके, देख सकेंगे 2% का चेंज आ रहा है, एक्सीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों चेक कर सकें, जिससे हम ये पता लगा सकें, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें एम्बेडेड डेरिवेटिव और नॉर्मल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को अलग करना है या नहीं करना है, यानी क्लोज रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, मैं उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम ओपन है, और सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ज्वाइन करना टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।